Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन की। अभी तक हमने कौन सा मेथड सीखा था? अभी तक हमने सीखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस बोलो या गॉशन बोलो, दोनों ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता था कि हमें क्या करना होता था, रो एशलन फॉर्म में जाना होता था। ठीक है, यहाँ पे रो एशलन फॉर्म का क्या मतलब है, हमें जो है ऐसा कुछ बनाना होता था। ये वाली एंट्रीज जो है कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने ये किया। अब हम बात कर रहे हैं, इसी का भाई है जो है गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन। सो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। However, we can extend the Gaussian elimination further to target zero out entries above each pivot as well as we proceed from the column to the column. This is simply called as row reduction. इसके स्टेप्स देख लेते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये जो है, इसी को अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड को एक्सटेंड कर देते हो तो आपके पास गॉस जॉर्डन बन जाता है। ठीक है, स्टेप्स देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने ना 3 स्टेप्स बता रखे हैं जैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है अपनी सिस्टम को यूज़ करके। सेकेंडली आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करना है ताकि आप अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या कर सको, रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में ले। टर्म पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे है रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म। जब हम गॉस एलिमिनेशन करते थे वहाँ हम रो एशलन फॉर्म का यूज़ करते थे। थर्ड स्टेप में कहते हैं लीनियर सिस्टम को कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में लिख दो। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल मेजर सा डिफरेंस बता रही हूँ जो आपको याद रखना है। ये काम आप गॉस एलिमिनेशन के लिए करते थे। अगर आपके पास गॉस जॉर्डन आ जाए मेथड तो उसके लिए 2 स्टेप्स और बढ़ जाते हैं। आपका काम क्या हो जाता है, इतना काम तो आप पहले ही कर चुके होते हो। मेथड दोनों में सेम है, बस इसमें रो एशलन फॉर्म जाती है और इसके अंदर रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म का क्या मतलब है कि हमारे जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो इस तरह से जो है आप अपनी रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म के बनाओगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल से यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ली है, x1 + 2x2 + 3x3 = 6, 2x1 - 3x2 + 2x3 = 14 and 3x1 + x2 - x3 = -2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनेगी, x1 x2 और x3 के जो भी कोफिशिएंट्स है यहाँ आ जाएंगे, लाइन डालोगे और यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट्स लिख दोगे। ठीक, अच्छा अब आपका काम क्या है, अब देखो यहाँ पे इसको पिवट एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से 1 है तो हमारा एक काम कम हो गया। अब हमें क्या बनाना है, नीचे की 2 एंट्रीज को 0। तो इनको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 - 2R1 और R3 पे ऑपरेशन लगेगा R3 - 3R1। ठीक है, तो अब आपकी ये दोनों एंट्री 0 हो गई। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इस -7 को 1 बनाना। अच्छा अब देखो कुछ बच्चे होंगे जो इस डायरेक्टली इस -7 को 1 बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया है, मुझे अपनी ना कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल रखना है। अगर मैं -7 को 1 बनाऊंगी तो मेरा ये सब कुछ -7 से डिवाइड हो जाएगा, जिसको आगे मुझे सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा रो 3 जो है ना उसमें अगर मैं -5 से डिवाइड करूंगी ना तो ये मेरा पूरा एक परफेक्ट नंबर आएगा, कोई मुझे फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक, ये मैंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया कि मेरी जो कैलकुलेशंस है इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। अगर आप चाहो तो आप -7 को भी 1 बना सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, तो हमारे पास अब ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस -5 को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, -1/5 R2 कर देंगे, तो अब ये वाला एंट्री 1 हो गई। अब क्या करना है, इस -7 को 1 बनाना। अब देखो इस -7 को 1 में कितनी इजीली बना लूंगी और मेरे पास कुछ भी फ्रैक्शंस पे नहीं आएगी टर्म्स। मैंने क्या किया, सिंपली R3 + 7R2। ठीक है, ये 0 बन गया, ये वाली एंट्री 10 हो गई और ये 30। कहीं फ्रैक्शन दिखा, कहीं नहीं दिखा। ये सिर्फ मैंने अपने बेनिफिट के लिए किया ताकि मेरे पास जो है कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए।
क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करती ही है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि आप इस तरह से ऑपरेशन लगाएं कि आपकी एंट्रीज जो है एक परफेक्ट नंबर बने, ठीक, फ्रैक्शंस में ना आए, बेटर रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये भी एंट्री 0 होगी। अब हमारा काम क्या है, इस 10 को 1 बनाना। कैसे बनाएंगे, 1/10 और 3 कर देंगे तो ये 1 बन गया, तो ये आ गया 1 0 0 1 0 1। अब हम क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड से कर रहे हैं हमें क्वेश्चन, तो हमें क्या है, इसको रिड्यूस्ड रो एशेलन में जाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर हमारे पास गॉस एलिमिनेशन में होता तो हमारा यहाँ तक आंसर खत्म था, अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकते थे। लेकिन गॉस जॉर्डन से कर रहे हैं तो हमें इसको रिड्यूस्ड रो एशेलन में लेके जाना पड़ेगा। क्या करोगे, अब इस 2 को 0 बनाओगे, तो हमने अब इस 2 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2R1, 0 बन गया। अब हमारा काम क्या है, इस 2 और इस -1 को 0 बनाना, तो उसके लिए हमने ऑपरेशन क्या लगाया, देखो R1 में ऑपरेशन लगा R1 प्लस R3 और R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R3। तो अब हमारे पास ये 0 0 हो गया। अब देखो डायरेक्टली आपके पास जो है वैल्यूज आ जाएंगी वेरिएबल की। देखो x1 कितना आ गया 1, x2 कितना आ गया -2, x3 कितना आ गया 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे XYZ नहीं लिखेंगे, x1 x2 x3 लिखेंगे। जिस फॉर्म में आपका वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके ना ये सेकेंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सेम मेथड से करना है, सेम स्टेप्स है, खुद से एक बार ट्राई करो। इस पूरे चैप्टर में जो है आपका कैलकुलेशंस का ही काम है, कैलकुलेशन से ही आप जो है इसमें क्वेश्चंस में मार्क्स ले पाओगे, ठीक है। स्टेप्स है, बेसिक से स्टेप्स है और बाकी की आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स A, B, C और D की फॉर्म में, तो आप जब फाइनली आंसर निकालोगे ना तो वो भी आपका A, B, C, D की फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। सो अब देख लेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। कैसे बनेगी, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं A, B, C, D के वो सारे आ जाएंगे, लाइन डालोगे और जितने भी आपका राइट हैंड साइड यानी कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो आ जाएगी टर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इस 2 को 1 बनाना। कैसे बनाएंगे, 1/2 R1 कर देंगे। तो जब हमने 1/2 R1 किया तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 हाफ 3/2 0 और 8, ठीक। अब हमारा काम है इस 3 और इस 2 को 0 बनाना, तो R2 और R3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या आ जाएगा ऑपरेशन, R2 माइनस 3R1 और R3 के लिए ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस 2R1। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट काम है हमारा कि हम इस एंट्री को 1 बनाएं। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इनको इंटरचेंज कर देंगे, जो बिल्कुल ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बेसिकली जो है 2 से मल्टीप्लाई किया है, उससे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा, जो मेरी पूरी टर्म फ्रैक्शन में मुझे दिख रही है ना, ये एक परफेक्ट नंबर बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो देखो आप 0 1 -9 2 और -16 हो गया, ठीक है। तो जो 2 था वो फ्रैक्शन वाला 2 हट गया, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्म 1 आ गई। अब मुझे जो थर्ड रो है उसका सेकेंड कॉलम है उसको 0 करना है, तो क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस R2। अब आपको ऑपरेशन लगा तो बाई चांस आपका जो थर्ड रो का थर्ड कॉलम है वो भी 0 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इस -3 को 1 बनाओगे। अब आप 0 को 1 नहीं बनाओगे, 0 जो हो गया वो 0 हो गया, उसके आगे बढ़ोगे तो इस -3 को 1 बनाओगे। कैसे बनाओगे, -1/3 R3 करके। तो हमने जब किया तो अब आप देखो 0 0 0 1 हो गया, ये रोक बन गई। अब आप देखो क्योंकि हम गॉस जॉर्डन मेथड यूज कर रहे हैं, हमें वो वाला यूज करना है, तो हमें इसको रिड्यूस्ड रो एशेलन में करना होगा। तो अब हमारा काम है कि अब हम इस हाफ को 0 बनाएं। तो इस हाफ को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, R1 माइनस हाफ R2।
ठीक, अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब मेरा काम क्या है, इस 6 और -9 को मुझे नहीं छेड़ना, ये कुछ भी हो हमें नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेंगे। हमें इस -1 और इस 2 को 0 करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, R1 पे ऑपरेशन लगेगा, R1 + R3, ये वाला पार्ट 0 हो गई एंट्री। R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2R3, ये वाली एंट्री भी 0 हो गई। तो बस अब आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी। D की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है 9, B -9C इक्वल्स टू -34 आ गई सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आएगी A + 6C इक्वल्स टू 25। अब अगर आप ध्यान से देखो, फिर से वही वाली बात आ जाती है कि यहाँ पे अब आपके पास जो है थर्ड कॉलम नॉन पिवट एंट्री का है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा होगा, C। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि C जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट मीन्स वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, रियल वैल्यू। तो हम मान लेंगे C की वैल्यू x। ठीक है, तो हम इसको अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे C की वैल्यू x, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो कंप्लीट सोल्यूशन सेट क्या आया आपके पास फाइनली, 25 - 6C -34 + 9x और x, 9। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।